ग्लास का इस्तेमाल करके देखेंगे कि हम फिजिक्स से कितने अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो ये मैंने लिस्ट बना रखी है कुछ 8 कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। ये 8 एस्पेक्ट्स हैं और इनको धीरे धीरे हम एक कांच के ग्लास का और कुछ और छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। जैसे सबसे पहले साउंड के बारे में, तो एक एक्सपेरिमेंट है जो साउंड से रिलेटेड है, जिसे आप ग्लास का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, यानी कि कांच के ग्लास का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही जाना माना एक्सपेरिमेंट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको आप घर पे बना सकते हैं और कर सकते हैं। तीसरा लाइट से संबंधित 2-3 एक्सपेरिमेंट जो कि रिफ्रैक्शन से संबंधित है, उन्हें भी आप कर सकते हैं। इसके बाद एयर, एक्सपेंशन ऑफ एयर, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कैंडल यानी कि मोमबत्ती से संबंधित कुछ ऑक्सीजन इत्यादि से संबंधित, और फ्रिक्शन, ठीक है, कुछ मैकेनिक्स से संबंधित एक्सपेरिमेंट्स, और लास्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कुछ जाने माने एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्हें आप एक कांच के ग्लास का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आप एक छोटी सी चीज यानी कांच के ग्लास का इस्तेमाल करके कितना कुछ सीख सकते हैं। तो आइए धीरे धीरे इनको लाइन बाय लाइन करते हैं और देखते हैं कि आप इनसे किस तरह से क्या क्या इन्फर कर सकते हैं। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले साउंड से रिलेटेड हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें हम एक कांच का ग्लास लेते हैं और उस कांच के ग्लास में थोड़ा पानी भरेंगे। तो मान लीजिए कि इसमें आधा लगभग हमने पानी भरा। इसके बाद एक हमें कपड़ा लेना है और कपड़ा लेकर इसमें हमें एक अंगूठा डुबोना है और उसे पोंछना है। फिर एक अंगूठा डुबोना है, उसकी जो बाउंड्री है उसे थोड़ा गीला करना है। उसके बाद इस गीले अंगूठे से इसकी बाउंड्री पर अपना अंगूठा फेरना है और एक आवाज होगी, आप उसे सुनिए। ठीक है, तो इस तरह की आवाज होगी। अब आप नोट कीजिए कि जो इसमें एयर की हाइट है वाटर से और इसके खुले मुंह तक वो कितनी है। अब मैं थोड़ा पानी कम कर रहा हूँ। अब पानी मैंने कम कर दिया है। अब दोबारा से हम सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे और देखेंगे आवाज में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आवाज थी वो थोड़ी, उसका जो सुर था उसे आप नोट कर लीजिए, मतलब उसे दिमाग में रखिए कि किस तरह का आवाज का आपको सुर सुनाई पड़ रहा है। हम पानी थोड़ा और कम करेंगे और सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। ठीक है, अब हम पानी को पूरा लगभग भरेंगे, फिर उसका सुर नोट करेंगे। तो अब लगभग पूरा अप टू ब्रिम लगभग पानी भरा हुआ है और अब देखते हैं कि पानी की आवाज़ किस तरह की आती है। तो आपने देखा कि जब इसमें पानी की जब पानी हमने कम भरा था तब अलग आवाज़ आई थी, और जैसे जैसे इसमें हम पानी को और बढ़ाते गए तो उसकी आवाज़ भी बदलती चली गई। अब आवाज़ को हम किस तरह से हम कैरेक्टराइज करते हैं, तो उसमें आवाज़ की कई तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला उसका पिच, फिर उसकी लाउडनेस और तीसरी है उसकी क्वालिटी। तो यहाँ पे आप जिस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसी का ध्यान रख सकते हैं कि इन आवाज़ जो 3-4 आवाज़ आपने सुनी, इनमें जो डिफरेंस था वो फ्रिक्वेंसी के आधार पर क्या था, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, किसकी फ्रिक्वेंसी कम थी, कौन सी शिल साउंड थी, कौन सी ग्रेव साउंड थी। इसके बारे में हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ये एक जो हमारा ग्लास था, इसमें मान लीजिए हमने यहाँ तक पानी भरा और हम यहाँ से इसे अंगूठे से इसे रब कर रहे थे, इसे वाइब्रेट कर रहे थे। तो ये जो ग्लास था, ये ग्लास वाइब्रेट हो रहा था। अब देखिए क्योंकि कोई भी चीज को जब आप वाइब्रेट करेंगे यानी कि उसे उसमें कंपन पैदा करेंगे, तो ये ग्लास में हम कंपन पैदा कर रहे थे। तो ग्लास में कंपन कब ज्यादा पैदा होगा, जब ग्लास फ्री होगा। ठीक है, अब मुझे हिलना है तो आप किसी चीज को हिला डुला सकते हैं जब वो चीज काफी फ्री होगी। यदि चारों तरफ से आप किसी ने उसे पकड़ रखा है या मुझ पर काफी लोड पकड़ा दिया जाए तो मैं ज्यादा हिल नहीं पाऊंगा।
अब इस ग्लास को इतना पानी पकड़ा दिया गया तो ये ग्लास ज्यादा कंपन नहीं कर पाएगा, तो साउंड कैसी होगी इसकी, ग्रेव साउंड होगी, ठीक है ना। तो ज्यादा कंपन ना करवाने की वजह से इसकी जो साउंड होगी वो लोअर पिच की साउंड होगी। लेकिन यदि हम पानी का लेवल इसमें कम कर दें, जब हमने काफी कम पानी रखा था तब क्या हुआ, हमें आवाज काफी तेज सुनाई दी, काफी तीखी आवाज सुनाई दी। वैसा इसीलिए क्योंकि ये काफी तेज कंपन कर रहा था। तेज कंपन करने की वजह से जो पिच थी वो काफी कह सकते हैं, जो आवाज की पिच थी वो काफी तेज थी, ठीक है। तो जब पानी ज्यादा था तो पिच कम थी, पानी जब पानी आपने कम भरा इसमें तब इसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो ये लाइट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम एक कांच से ग्लास लेंगे, उसमें पानी भरेंगे। ये मेरे पास एक लेजर लाइट है। अब आप देखिए कि इसमें दो रीजन है इसके, एक तो वो रीजन जहाँ पर हवा है, जहाँ पर पानी नहीं है, और दूसरा जहाँ पर पानी है। तो मैं ऊपर से इसमें लेजर लाइट डालूंगा और देखते हैं कि लेजर लाइट डालने के बाद क्या लेजर लाइट बाहर निकलती है या नहीं। तो जब मैं इस पोर्शन पर लाइट डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेजर लाइट पड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मैं ये लेजर लाइट की जो इंसिडेंट बीम है ये मैं पानी के अंदर ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बाहर किसी भी तरह की कोई लाइट नहीं निकल रही। तो ये एक एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि सबसे पहले हो गया रहा है इधर पानी की सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और फिर इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसको यदि हम धीरे धीरे करके पीछे करते चले जाएं तो देखिए तब भी ये ग्लास के बाहर लाइट नहीं निकल रही, आप देख सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जिसे आप एक कांच के ग्लास की हेल्प से बहुत इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, दूसरा आप प्रयोग कर सकते हैं। इस कांच के अंदर प्रकाश का पात्र देख सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा डेटॉल बोल रहे हैं, अभी मेरे पास डेटॉल इस समय है नहीं। तो यदि आप बहुत ध्यान से इसे पास से देखें तो आपको इसमें एक लाइट का सीधा रास्ता दिखाई देगा। दूसरा काम इसमें आप ये कर सकते हैं कि लाइट को आप ऐसा करिए तो देखिए लाइट एक्चुअली जाए तो ऊपर से ये थी लेकिन पड़ इधर रही है। तो ये भी एक एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, TIR का। ये लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो TIR यानी कि टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखिए इधर लाइट पड़ रही है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप इस कांच की ग्लास और पानी की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये लाइट का एक एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं एक पेन का इस्तेमाल करके। तो एक पेन को आप डुबो सकते हैं इसमें इस तरह से, और फिर यदि आप ऐसे ऊपर से देखें तो आपको इसमें दो पेन दिखाई देंगे, एक मोटा पेन और एक ऊपर से देखने पर पतला पेन, ठीक है। तो जो मोटा पेन दिखाई दे रहा है वो ऑब्वियसली इसकी कॉन्वेक्स प्रॉपर्टी की वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो पानी और ये जो ग्लास है एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह वर्क करने लगते हैं। और जब हम इसे इधर से देखते हैं तो ये हमें पेन बड़ा दिखाई देता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज आप बहुत बार करके देख सकते हैं। तो जैसे आप इसमें पेन को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आगे तो पेन सेम साइज का दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही पीछे पहुंचता है पेन तो आधा पेन मोटा और आधा पेन पतला दिखाई देता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। तो इसमें लाइट के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है केवल एक कांच का ग्लास, लेजर लाइट और कुछ पेन वगैरह का इस्तेमाल करके। तो ये इसमें कुछ फिनोमेनन थे, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिन्हें आप खुद करके देख सकते हैं। तो इस अगले एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हमने एक कांच का ग्लास लिया है और कांच के ग्लास के नीचे हमने एक कॉइन रखा है, सिक्का रखा है। ये कांच का ग्लास नीचे सूखा हुआ है और सिक्का भी। अब आपको यहाँ से कॉइन दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस पर धीरे धीरे इस बीकर से इस कांच के ग्लास में पानी डालूंगा। अब आप देखिए कि जो सिक्का है वो जादुई तरह से गायब हो जाता है, ठीक है। अभी आपको सिक्का यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, वो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट है तीसरा, जिससे आप एक कांच के ग्लास और एक सिक्के का यूज करके कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था हमने किया। इसमें हमने एक खाली कांच का ग्लास लिया, इसमें एक सिक्का रखा नीचे, और जब हमने इसे इधर से देखा तो लाइट हमें
इधर से आती हुई दिखाई दी और फिर सॉरी हमें सिक्का इधर से दिखाई दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट इस पे पड़ी, इस बाउंड्री से टकराई, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हुई और हमारी आंखों तक आ गई। तो जिस हाइट तक हमारी आंख थी, ठीक है ना, हमने इस ग्लास से ही देखना पसंद किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि ग्लास से दिखता है या नहीं। अब जब हमने इसमें पानी भर दिया, ठीक है ना, ये पानी भरा हो आपको दिखाई दे रहा है, तो जब हमने पानी भर दिया तो हुआ क्या, हमने μ2 को चेंज कर दिया, ठीक है ना। μ2 मतलब सॉरी हमने μ1 को चेंज कर दिया। μ1 मतलब इसके ग्लास के अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमने बढ़ा दिया और ये उतना का उतना ही रहा। तो जो म्यू है वो क्या हो गया, वो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि μ2 उतना वो उतना ही है और μ1 बढ़ गया तो म्यू कम हो गया। म्यू कम होने का मतलब है कि या तो ये कम हुआ होगा और ये बढ़ा होगा, या ये उतना का उतना रहा, ये बढ़ गया होगा। साइन आर बढ़ेगा तो उसका मतलब उसका एंगल भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एंगल बढ़ेगा तो ये जो ये है ये कुछ इतने दूर पर, हमारी आंख इधर है और ये जो लाइट जा रही है वो काफी इधर जा रही है ऊपर। तो यदि आप आंख को ऊपर से देखेंगे इधर से तो आपको दिखाई दे सकता है। इसलिए जो यदि आप आंख को ऊपर ले जाएंगे, लगभग इधर ले जाएंगे, तब आपको ये सिक्का दोबारा दिखाई देगा। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी कि परावर्तन की अपवर्तन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये था। अब एक बहुत ही और अच्छा प्रयोग है, इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, जैसे बताया जाता है कि ऑक्सीजन जलने के लिए जरूरी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मोमबत्ती लें और उसे जलाएं, लाइटर की जगह माचिस का उपयोग करें और फिर एक कांच का ग्लास लेके, कांच का ग्लास यहाँ पे इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यदि हम कोई भी ग्लास रख देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये मोमबत्ती कब बुझ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे कांच का ग्लास रखते हैं और देखते हैं कि इस मोमबत्ती के जलने पर क्या असर पड़ता है। तो कांच का ग्लास हम इस पर ढकते हैं, तो मोमबत्ती धीरे 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 करके बुझ गई। अब मोमबत्ती का बुझना क्या दिखा रहा है कि मोमबत्ती के जो जलने के लिए जरूरी था वो यहाँ से इस ग्लास के अंदर से हट गया। मोमबत्ती के जलने के लिए जरूरी क्या था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस ग्लास के अंदर से कम हो गई, हट गई, इसीलिए जो ये मोमबत्ती थी वो बुझ गई। इसमें एक बहुत ही और रोचक प्रयोग होता है कि इस ग्लास को एक पानी से भरे बर्तन के ऊपर रखा जाता है, तो पानी जो होता है इस ग्लास के अंदर चढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो वो गलत एक्सप्लेनेशन है। असल में होता क्या है कि इसके ग्लास के अंदर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है मोमबत्ती के जलने से, और मोमबत्ती के बुझने के बाद वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने की वजह से आंशिक निर्वात यानी कि पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जो बाहर से एयर को खींचता है। अब एयर तो है नहीं, पानी है उसके आसपास, तो पानी अंदर खींचा चला। तो ये एक बहुत ही रोचक प्रयोग था। इसमें आप बहुत बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप दो मोमबत्ती जला सकते हैं, एक छोटी हाइट की एक बड़ी हाइट की, और देख सकते हैं कौन सी मोमबत्ती जल्दी बुझेगी, कौन सी देर से बुझेगी, उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो ये एक प्रयोग था जिसे बहुत आप सस्ते में कर सकते हैं। मोमबत्ती बहुत सस्ती आती है, कांच का गिलास जो कि शुरू से हम चला आ रहा है, तो इस तरह के प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जाना माना प्रयोग है जिसमें एक ढक्कन को एक पानी से भरे गिलास के नीचे लगाया जाता है और इसे उल्टा किया जाता है, फिर और जो ढक्कन होता है वो गिरता नहीं है, ऐसा बुक्स में लिखा रहता है। तो उसको हम करके देखते हैं खुद से। इसके लिए आपको एक कांच का गिलास चाहिए हमेशा की तरह, और एक ढक्कन चाहिए। ये ढक्कन किसी तरह का हो सकता है, ये प्लास्टिक का ढक्कन है। इसमें आप पानी भर लीजिए, पानी आप कितना भी भर लीजिए। इसमें आप मैंने इसमें पूरा पानी नहीं भरा है, जनरली बुक्स में आप ऐसा लिखा रहता है पूरा लबालब पानी भरे हैं, तो उसके ऊपर रखें, तो पूरा पानी नहीं भरा है। तो हम टेस्ट करेंगे कि देखते हैं होता क्या है। तो इसे मैं उल्टा करता हूँ और इसे इसके नीचे लगाता हूँ, और अब मैं इसे अपना हाथ इसके नीचे से हटाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ढक्कन था वो गिरा नहीं नीचे, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं गिरा, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उससे पहले हम जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं इसका आनंद हमें जरूर लेना चाहिए, जो कि हम ले सकते हैं। अब देखिए मैंने पानी पूरा नहीं भरा है, यदि मैं पानी को पूरा भरता हूँ तब क्या होता है, तब देखते हैं। तो अब ये पानी लगभग पूरा भरा हुआ है, इसको मैं रखकर उल्टा करता हूँ, तो ये थोड़ा ज्यादा टाइटली चिपक गया इस पे।
देखिए ये आप एक और ऑब्जर्वेशन देखिए कि ये जो ढक्कन है ये थोड़ा हिल रहा है, ठीक है, ये मूवमेंट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा चिपका हुआ नहीं है, ये मूवमेंट कर रहा है। अब लेकिन यदि हम इतना पानी लें तब क्या होगा, क्या तब भी ढक्कन चिपका रहेगा? देखिए अभी ढक्कन चिपका हुआ है, तो जो बुक में लिखा रहता है कि पूरा पानी भरिए और हम मान लेते हैं कि पूरा पानी भरने से ही ढक्कन चिपका रहेगा, तो ये सही नहीं है। हमें खुद से करके देख लेना चाहिए। इसमें कुछ भी ज़्यादा पैसे नहीं लगते, केवल पानी चाहिए आपको और एक कांच का गिलास चाहिए। ऐसा कहा जाता है पानी अमूल्य है, तो पानी का जो पानी हम बर्बाद करते हैं उसका यूज़ हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। देखिए इस समय जो इसमें प्रेशर था, जो इस समय खुला ग्लास है, इसमें जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया तब भी इसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। जब मैंने इसे उल्टा कर दिया तब भी इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब इसमें थोड़ा पानी भरते हैं। इस केस में ग्लास के ऊपर वाले हिस्से में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर P0 प्लस H जितना पानी का प्रेशर है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब मैं इसमें ग्लास ढक देता हूँ तब भी उतना प्रेशर है। जब मैं इसमें ग्लास उल्टा कर देता हूँ तब भी अब प्रेशर उतना ही है इसमें। अब देखिए होता क्या है, जैसे मैं इस ढक्कन को के नीचे से हाथ हटाता हूँ तो ये ढक्कन थोड़ा सा नीचे खिसकता है और उस खिसकने की वजह से ऊपर थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस वैक्यूम के क्रिएट हो जाने की वजह से बाहर जो प्रेशर लग रहा है, अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो बराबर हो जाता है। जबकि एक्चुअली में अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का कम है, लेकिन वैक्यूम क्रिएट हो जाने की वजह से अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर बराबर हो जाता है और ढक्कन वहीं के वहीं रुक जाता है। तो एक बहुत जाना माना प्रयोग है जिसमें हम एक कांच का ग्लास लेते हैं। आप ग्लास कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कांच का ग्लास लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें अंदर बाहर सब दिखता है। ये एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा है और ये एक कॉइन है। ऐसा बताया जाता है कि किताबों में ऐसा बताया जाता है कि जब हम इसे फ्लिक करते हैं, यानी कि इसे हम यहाँ से मारते हैं, तो ये कार्ड आगे गिर जाता है और सिक्का नीचे गिर जाता है। तो इसे हम करके देखते हैं। तो पहली बार में सिक्का अंदर चला गया और कार्ड आगे चला गया। यदि हम इसी प्रयोग को थोड़ा धीमे करें और सिक्के को हम थोड़ा आगे रखें तब भी यही होगा? यार ऐसा नहीं हुआ, सिक्का कार्ड भी गिरा और सिक्का भी आगे गिरा। आइए अलग अलग जगह पर रख के ट्राई करते हैं। ठीक है, अब अगर सिक्का नीचे गिर गया तो इसमें दो केस हैं। सबसे पहला केस कि ये जो सिक्का है और ये जो कार्डबोर्ड है, इन दोनों की सतहों के बीच में घर्षण बल लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। अब इस समय इन दोनों के बीच में स्थितिज घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। जब हम इसको फ्लिक करते हैं तो उसके बीच तब इन दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि गतिज घर्षण लगता है। होता क्या है कि इस समय ये रुका क्यों हुआ है? क्योंकि इस घर्षण ने इसे पकड़ रखा है। अब जब आपने इसे फोर्स लगाया तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है वो उसमें लगना चालू होगा और कितने समय तक। और ये जो दोनों सतहें हैं, यदि इनके बीच में फ्रिक्शन कम है आपके द्वारा लगाए हुए फोर्स से, तो ये सिक्का इससे नीचे गिर जाएगा। लेकिन टाइम, मेन बात है टाइम की। यदि आप इसे बहुत तेजी से फ्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए अब सिक्का आगे गिरा जाके, ठीक है। यदि आप इसे बहुत तेजी से फ्लिक करेंगे तो हो सकता है कि सिक्का अंदर गिर जाए, हो सकता है सिक्का आगे गिरे। वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने इस सिक्के को किधर रखा है और कितना टाइम ये सिक्का इसके साथ है। यदि टाइम बहुत कम है तो होगा क्या कि ये जो कार्ड है ये आगे निकल जाएगा और सिक्का भी आगे बढ़ेगा, लेकिन उतना आगे नहीं बढ़ेगा जितना कार्ड आगे बढ़ेगा, तो सिक्का अंदर गिर जाएगा। लेकिन यदि टाइम ज्यादा है, यानी आपने धीरे क्लिक किया, तो हो सकता है कि सिक्का भी आगे बढ़े और कार्ड भी आगे बढ़े, तो सिक्का पहले गिरेगा और कार्ड बाद में गिरेगा, जैसा कि अभी हुआ था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमेशा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन तो हमेशा लग रहा है। लेकिन टाइम, ठीक है, कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में है दोनों चीजें, ये डिपेंड करता है। तो इसका जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन है वो हम थोड़ा बुक से हटकर सोचें, उसमें कई सारे बदलाव करके देखें। जैसे मैंने कार्डबोर्ड थोड़ा मोटा लिया है, तो उसमें हम कार्डबोर्ड पतला लें तो क्या होगा, ठीक है ना। यदि हम कागज की एक पट्टी लें तो क्या होगा,
और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट, यानी ये सिक्का हम थोड़ा भारी लें, जैसे ये 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का लें तो क्या होगा, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। और इसमें हम तरह तरह के केस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो बुक में लिखा है उसको हम गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ नई चीज़ निकल के आए। लेकिन एक कांच के ग्लास और एक सिक्के की मदद से आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एक और प्रयोग है, इसमें हम एक कांच का गिलास लेते हैं और कुछ कागज लेते हैं, कागज को हम जलाएंगे और एक बलून लेंगे, फिर जलाने के बाद बलून को उसके ऊपर रख देंगे और फिर देखेंगे कि थोड़े समय बाद क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रयोग को हम करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा गीला और कर लीजिए तो सही रहेगा थोड़ा। तो कागज को जलाते हैं, इसके बाद हम इसको इसके अंदर रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं बैलून इसके अंदर खिंच गया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले बैलून से इसे उठाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैलून से हमने ग्लास को उठा दिया है। ठीक है, तो देखिए बैलून से हमने एक ग्लास को उठा दिया है। तो सबसे पहले हमने इसमें जलता हुआ कागज डाला और जलता हुआ कागज डालने के कुछ समय बाद हमने इस पर बैलून ढक दिया, और फिर आपने देखा कि जो बैलून था उसको पकड़कर हम इसको उठा सकते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो ये काफ़ी मजबूती से इसमें जो बैलून है वो धंस चुका है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कांच को कागज को जलाने के बाद जो ग्लास के अंदर की हवा है वो गर्म होती है। गर्म हो जाने के बाद जब कागज बुझ जाता है CO2 की अनुपस्थिति में, तो एयर ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, और उसमें आंशिक निर्वात यानी कि पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जो बैलून के अंदर की जो हवा है तो बैलून के मेम्ब्रेन साइड को खींच लेता है, जिससे कि मतलब बैलून के अंदर की हवा नहीं खींचता, तो उसके ऊपर जो जो भी कुछ लगा है, मतलब बैलून लगा है तो बैलून को खींच लेता है, जिससे कि बैलून उसके अंदर धंस जाता है और एक आपको एक लिफ्ट क्रिएट हो जाती है इसमें। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट था कि एयर जो एक्सपेंड, जब एयर गर्म होती है तो एक्सपेंड होती है, और जब ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है। ठीक है, तो इसको आप घर में करके देख सकते हैं। ध्यान रखें कि जो ग्लास ऐसा लें कि वो गर्म करने पर छिटके नहीं। तो हमने बचपन में पढ़ा था कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नाम की कोई डिवाइस होती है, जिसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, ये पता करने के लिए कि कोई चीज़ चार्ज है या नहीं है। तो इसके लिए सोने की पत्तियां हमें चाहिए, ऐसा लिखा रहता है, लेकिन वास्तव में इसके लिए क्या हमें सोने की पत्तियां चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। तो इसके लिए इसे आप घर से बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड का पीस चाहिए, इसमें आप एक छेद कर दें, एक स्ट्रॉ जिसको आप इसके अंदर दसा दें, और एक लोहे की तार जिसमें आप एक हुक बना दें। एक कांच का गिलास चाहिए इसके लिए आपको, जिससे आपको इसके आर पार दिखे। फिर आपको कुछ इसमें एल्यूमिनियम की पत्तियाँ, जिसे आप एल्यूमिनियम फॉयल से काट कर बना सकते हैं, और इसे इन पत्तियों को आपस में चिपका के इसमें लटका दीजिए। चिपका के मतलब गोंद मत लगाइएगा, मतलब आपस में दबा के इसे इसमें लटका दीजिए, और इस पूरी असेंबली को इस कांच के गिलास के अंदर लटका दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कांच के गिलास के अंदर लटकी हुई हैं। अभी दोनों पत्तियां लगभग आपस में चिपकी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्ट्रॉ लेंगे, 2-3 स्ट्रॉ, यानी कि पानी पीने वाले स्ट्रॉ, और एक ऊन का टुकड़ा, और इस ऊन के टुकड़े का इस्तेमाल करके हम इसको चार्ज करेंगे। तो इसको चार्ज देते हैं थोड़ा। तो ये कौन सा मेथड है, ये चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, घिस के चार्ज करना। तो आप देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम की पत्तियां हैं थोड़ी थोड़ी एक दूसरे के से दूर जाती हैं। तो इसको थोड़ा एक और करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम की पत्तियां हैं उनमें थोड़ा थोड़ा विकर्षण होता है, यानी कि रिपल्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चार्ज है जो हम ऊपर से दे रहे हैं वो इस तार के थ्रू एल्यूमिनियम फॉइल्स पर जाता है, और जब दो एल्यूमिनियम फॉइल्स पर सेम चार्ज होता है तो सेम चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को विकर्षित करती है, यानी कि रिपेल करती है। आइए एक और करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पत्तियां थोड़ी थोड़ी आपस में हिल रही हैं। इसको आप किसी बड़े कपड़े से भी कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि पत्तियां हिल रही हैं, और जैसे ही मैं इस स्ट्रॉ को इससे दूर ले जाता हूँ पत्तियां चिपक जाती हैं। तो ये एक इंड्यूस्ड चार्ज इस पे आया था, जो कि स्ट्रॉ को दूर ले जाने से इससे हट गया। तो एक बहुत ही अच्छा और सस्ते में आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को बना सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने श्री अरविंद गुप्ता जी की वेबसाइट से देखा था। आप वहाँ पे इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट्स आके देख सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल तरीके से आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को बना के इसके अंदर की जो वर्किंग है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये अभी आपने देखा हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करके किस तरह से हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक स्ट्रॉ पाइप है, ये लोहे की तार है। आपने इसके पास आप एक स्ट्रॉ लाए, चार्ज स्ट्रॉ, ठीक है। मान लीजिए उसका कोई पॉजिटिव चार्ज था, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन हम मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है। आप नेगेटिव भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचर क्या है इस चार्ज का, ये टेस्ट करने के लिए हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज था। ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना, ये हमने इसके पास रखा, दूर रखा, तो इस पर इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज आ गया। और ये अपोजिट चार्ज क्योंकि मेटल रॉड, मेटल की जो वायर है कंडक्टिंग है, वो आयरन एल्यूमिनियम फॉइल पर भी गया। और क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल पहले चिपकी हुई थी, तो जब इन पर समान आवेश आया, समान चार्ज आया, सेम चार्ज आया, तो ये मतलब सेम नेचर का चार्ज आया, तो ये एक दूसरे को रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय आप ध्यान रखिएगा कि आसपास नमी ना हो, ठीक है। इसे नमी वाले दिन में ना करें, कि नहीं तो चार्ज जो है वो आसपास लीक हो जाएगा और आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा।